ओके, तो और टुडेज टॉपिक इज एल नीनो। ठीक है, एल नीनो होता क्या? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि कोई भी टॉपिक अगर आप शुरू करते हो ना, तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये वर्ड एल नीनो क्यों है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, एक तो होती है डेफिनेशन, एक होता है मीनिंग, यानी जो टर्म का मीनिंग है। ओके, तो वो क्लियर होना ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो एल नीनो जो वर्ड है, एल नीनो वर्ड वैसे स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब है लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय किसी बॉम्ब का नाम भी था, कोई बताएगा किसका नाम था लिटिल बॉय? कोड नेम था किसी बॉम्ब का, वो कहाँ पे गिरा था? जापान में, हिरोशिमा में गिरा था। कौन सी तारीख को गिरा था? 6 अगस्त को गिरा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय नागासाकी में गिरा था, हिरोशिमा में गिरा था फैटमैन। ठीक है, अमित ने सही बताया। हाँ, फैटमैन गिरा था हिरोशिमा में, उसके बाद लिटिल बॉय। ठीक है, तो या पहले शायद लिटिल बॉय गिरा था या बाद में फैटमैन, देख लेना आप जो भी था। ठीक है, एक 6 अगस्त को गिरा था, एक 3 दिन बाद गिरा था, 9 अगस्त को गिरा था। ठीक है, तो एलिनो वर्ड का जो कि स्पेनिश वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? लिटिल बॉय। ठीक है, तो गली में जाते हुए छोटे छोटे बच्चे हो तो उनको आप एलिनो बुला सकते हो। ठीक है, और एलिनो वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या है? क्रिस्ट चाइल्ड, यानी जीसस क्रिस्ट का बच्चा कह लो आप, तो उसका दूसरा मीनिंग है क्रिस्ट चाइल्ड। ओके, क्राइस्ट बोलते हैं, आई थिंक क्राइस्ट बोलते हैं ना, क्राइस्ट चाइल्ड। ओके, तो मीनिंग आपको मैंने इसका बता दिया आपको, इस वर्ड की, इस टर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्राइस्ट चाइल्ड इसको इसलिए बोलते हैं, लिटिल बॉय या फिर क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है। क्राइस्ट चाइल्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रिसमस के दौरान एल नीनो आता है। एल नीनो जो कि एक वेदर फिनोमिना है, एक मौसम का एक परिवर्तन है। ठीक है, मौसम में चेंज क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। एल नीनो आता क्या है, होता क्या है, किस वजह से होता है, कारण क्या है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसका टर्म का मीनिंग सभी को क्लियर है? पहले मैं आपको हल्का सा एक वो बता रहा हूँ, बैकग्राउंड सा कह लो, या हल्की सी पिक्चर सी दिखा रहा हूँ, एक तरह से ट्रेलर सा बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं ताकि आपको हल्का सा समझ आ जाए शुरुआत में ही। ठीक है, तो लिटिल बॉयज का टर्म का मीनिंग है, या फिर क्राइस्ट चाइल्ड। क्राइस्ट चाइल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रिसमस के दौरान आता है। ठीक है, क्रिसमस के आसपास आता है। ठीक है, दूसरी चीज, एल नीनो होता क्या सर? एल नीनो होता क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, इस पे एग्जांपल बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, शादी होती है इंसान की, दो सिचुएशन बनती है। बिफोर मैरिज ये गर्ल, ये बॉय। ठीक है, शादी से पहले लड़का ताकतवर होता है, यानी कि उसमें जोर ज्यादा होता है। ठीक है, हाई प्रेशर होता है, उस टाइम पूरा एकदम टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है, लड़का जवान होता है। ठीक है, और लड़की बेचारी शादी से पहले लो प्रेशर। ठीक है, ध्यान से समझना, छोटी सी कहानी, ये समझ आ गई तो आपको लीनो अच्छी तरह समझ आ जाएगा, बिलीव मी, मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है ये कहानी। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद क्या होता है? काम उल्टा हो जाता है। बीवी की डांट सुनो, गालियां सुनो, तो लड़के में क्या आ जाएगा? जोर खत्म हो जाएगा, गालियां सुन के सारा दिन गालियां सुन रहा है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, आटा लेके आओ, चीनी लेके आओ, लिपस्टिक लेके आओ, पाउडर लेके आओ, लो प्रेशर आ जाएगा बेचारे पे। सिंपल सी बात है, बेचारे पे लो प्रेशर आ जाएगा, गरीब आदमी। और देवी जी, देवी जी का कौन सा प्रेशर हो जाएगा? देवी जी, देवी जी का तो पूरा जोर रहेगा, हाई प्रेशर। सिंपल सी बात है। बिफोर मैरिज लड़के का हाई प्रेशर, लड़की का लो प्रेशर, लेकिन आफ्टर मैरिज लड़के का लो प्रेशर बेचारे का, और गर्ल का हाई प्रेशर। सिंपल सी बात है। इस कहानी में थोड़ी सी और चीजें भी ऐड कर देते हैं।
जब हाई प्रेशर होगा, मैंने आपको बताया उसमें जोर होगा, तो वो फिश विश भी खाता होगा, मछली वछली खा लेता होगा, जोर जोर था उसमें, ठीक है। लेकिन ये जैसी शादी हुई, इसकी बीवी ने मना कर दिया कि भाई साहब अब से नॉनवेज नहीं चलेगा। तो जो फिश खाता था वो फिश खानी क्या होगी, वो फिश खानी होगी बंद। वो फिश खानी क्या होगी, बंद होगी। तो बेचारा बिल्कुल ही लो प्रेशर हो गया। और जब लो प्रेशर होगा, जब उसकी बीवी मारेगी तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, उसको गालियां देगी, उसको काम देगी उल्टे सीधे, आज मेरा मूड नहीं है, आज जाके रोटी तू बना ले, क्या करेगा वो, रोएगा, रोएगा, है ना, बेचारा रोएगा, ही विल क्राई। और लड़की शादी से पहले रोती है, इमोशनल होती है, लो प्रेशर होता है ना उसमें, तो शादी से पहले लो प्रेशर, क्राई, रोएगी। याद रखना, ठीक है। और रोता कौन है, और रोता बंदा कौन है, जिसके अंदर दुख हो, गर्मी हो, दुख होगा, शरीर में गर्मी होगी, वाम। और ये लड़की, लड़की तो नहीं रोएगी, लड़की क्या होगी, कूल होगी, ठंडी होगी, क्योंकि उसको गालियां दे रही है ना वो। लड़की क्या होगी, कूल होगी। सिमिलरली इधर हाई प्रेशर है तो इधर क्या होगा, लड़का क्या होगा सर, लड़का कूल होगा शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद लूल बन गया, ठीक है। और ये देवी जी शादी से पहले, शादी से पहले शी क्राइड अ लॉट एंड शी वाज वार्म एट दैट टाइम। बेचारी घर वालों से जितनी भी गालियां सुनी होती है सारी वो लड़के को सुनाती है। तो ये कहानी समझ में आई, सिंपल सी बात है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। दोबारा से मैं कहानी रिपीट करता हूँ। बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज लड़का, ये लड़की है, लड़का है, लड़का कूल रहेगा, हाई प्रेशर है, जोर है, मछली खाता है, फिश खाता है। शादी के बाद, शादी से पहले लड़की लो प्रेशर है, वार्म है, रोती है, क्राई करती है। लेकिन ठीक शादी के बाद आफ्टर मैरिज हाई प्रेशर, ठंडी रहने लगी, और लड़का लो प्रेशर, रोने लगा, वार्म हो गया और फिश खानी बंद कर दी, ठीक है। अब ये जो आफ्टर मैरिज वाली सिचुएशन है, आफ्टर मैरिज वाली सिचुएशन है, ये क्या है सर, ये है एल नीनो वाली सिचुएशन। ध्यान से समझेंगे, आफ्टर मैरिज वाली सिचुएशन क्या है सर, एल नीनो वाली सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है, एल नीनो वाली सिचुएशन। अभी आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल ईयर हो गया, शादी से पहले वाली सिचुएशन, और एल नीनो हो गया शादी से बाद वाली सिचुएशन। होता क्या है सर, ध्यान से समझेंगे। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका पता है आपको, नॉर्थ अमेरिका के नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है। और इस तरफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इस तरफ अगर आपने मैप देखा हो, इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये बीच में कौन सा ओशियन है, बीच में कौन सा ओशियन है, बीच में है इनके पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन 3 पार्ट्स में है। जो इधर है साउथ अमेरिका के साथ है, ये कौन सा है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। जो बीच वाला पार्ट है वो कौन सा है, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। जो ऑस्ट्रेलिया के पास पार्ट है वो कौन सा हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ध्यान से समझेंगे, इधर साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास मैप हो तो मैप में भी देख सकते हो। तो शादी से पहले जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल ईयर साउथ अमेरिका के ऊपर हाई प्रेशर रहता है, कूल रहता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर रहता है, तो वार्म रहता है, ठीक है। तो एयर का आपको पता ही होगा फॉर्मूला, क्या एयर किस डायरेक्शन में मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। जब हाई प्रेशर यहां पर होगा, साउथ अमेरिका की कोस्ट पर था, मतलब नॉर्मल ईयर में साउथ अमेरिका की कोस्ट है, पेरू इक्वेडोर वाली कोस्ट है,
ठीक है। जब हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, जब हवाएं चलती है, ठीक है, तब होता क्या है, अप वेलिंग की वजह से, अप वेलिंग क्या होती है आपको समझाएंगे। अप वेलिंग की वजह से या जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे ऊपर आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, सरफेस वाटर पे आ जाते हैं। और जितने भी छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, ठीक है, जिनके ऊपर फिशेस थ्राइव करती हैं, यानी फिशेस उनको जिनको खाती है, तो वो सारे ऊपर आ जाते हैं। जब धूप आती है, उनको धूप मिलती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है तो ऊपर आ जाती है, नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा मिलती है तो ऊपर आ जाते हैं। तो जिससे क्या होती है, फिश उनको खाती है। तो जिस वजह से इक्वेडोर और पेरू, जो कि साउथ अमेरिका की कोस्ट पर है, उनको क्या कहते हैं, फिशिंग वहां का बहुत ज्यादा फेमस चीज है, ठीक है। वहां मतलब बहुत ज्यादा फिशिंग होती है। द रीजन बीइंग इज बिकॉज वहां पे हाई प्रेशर होता है और अपवेलिंग की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिशेज उनको खाती है। और जब फिशेज ऊपर आती हैं तो जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, जो फिशरमैन होते हैं, वो फिशेस को कैच करते हैं और वहां का जो मेन इकोनॉमी है वो इस पे डिपेंड है, फिशिंग के ऊपर, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग वाकर सर्कुलेशन। ये जो हवा का चक्र घूमता है उसको बोलते हैं वाकर सर्कुलेशन। एल नीनो में क्या होता है, घबराना मत, आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, आप खाली इतना भी ध्यान दो, ठीक है। कोई टर्म अगर नहीं समझ आती हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ध्यान से सुनो। एल नीनो ईयर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि शादी के बाद लो प्रेशर साउथ अमेरिका के इधर हो जाता है, यानी वार्म, और जो फिशेस थ्राइव कर रही थी फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, वहां पर लो प्रेशर होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, बरसात होती है। जैसे मैं, जो कि बरसात यानी रोना, यानी क्राई, शादी के बाद, ठीक है। तो बरसात होने की वजह से धूप तो निकलेगी नहीं, सूरज तो निकलेगा नहीं, और जब सूरज नहीं निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ऊपर कैसे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस जरूरी है जिन प्लांट्स के ऊपर वो थ्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फाइटोप्लैंक्टन ऊपर नहीं आएंगे तो फिशेस वहां पे खत्म हो जाएंगी। तो जिस वजह से वहां की जो फिशिंग इंडस्ट्री है पेरू इक्वेडोर की, उसको बहुत ज्यादा सदमा पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर क्या रहता है, कूल, उल्टा हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एयर किस डायरेक्शन मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस बार एयर कैसे मूव करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पहले ऐसे मूव कर रही थी साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, अभी ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका। अब पढ़ते हैं दोबारा से, शुरू से है क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया, एल नीनो वर्ड का मीनिंग क्या है। एल नीनो वर्ड एक स्पेनिश वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, लिटिल बॉय, और जिसको हम लोग क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज इट ऑफन अराइव्ड अराउंड क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस के दौरान ही आता है, इसलिए इसको दूसरा मीनिंग इसका क्या है, क्राइस्ट चाइल्ड। ओके, एल नीनो होता क्या है, एल नीनो होता क्या है, क्लाइमेट पैटर्न, एक क्लाइमेट पैटर्न डिस्क्राइब्स अनयूजुअल वार्मिंग, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर। ध्यान रखेंगे, सरफेस वाटर, याद है ना, सरफेस वाटर के ऊपर सतह के ऊपर वो आते थे फाइटोप्लैंक्टन्स खाने के लिए। तो अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। याद है मैंने अभी आपको बताया था, ये साउथ अमेरिका था और इधर ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ये वाला है सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, और ये वाला पार्ट है वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, इधर लो प्रेशर हो जाता है ना, लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर का मतलब वार्म। तो वो क्या कह रहा है कि climate pattern which describes the unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific Ocean or along the coast of Ecuador और पेरू। आपके पास अगर मैप हो तो मैप में देख सकते हो आप, ये जैसे साउथ अमेरिका का मैप है, यहाँ पे इक्वेडोर है और यहाँ पे पेरू है। ओके, अभी आपको दिखा देते हैं मैप में। तो ये लाइन का मीनिंग समझ में आया, क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स अनयूजुअल वार्मिंग, मतलब नॉर्मल ईयर यानी शादी से पहले तो क्या था, ठंडा था लड़का, है ना, यानी कि शादी से पहले यानी क्या था, ठंडा था, लेकिन शादी के बाद क्या हो गया, एकदम वार्म हो गया, रोने लग गया, लो प्रेशर हो गया, क्राई करने लगा। तो क्राई को हमने किससे रिलेट किया, बारिश से रिलेट किया। सिमिलरली एल नीनो एक क्या है, बेसिकली इट्स अ वार्म फेज, क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो कूल फेज होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, नॉर्मल ईयर में कूल फेज था, लेकिन एल नीनो ईयर में क्या हो गया, वार्म फेज, ठीक है सर।
climate pattern that describes the unusual warming. Usually ऐसे नहीं होता. That's why it says unusual warming of surface water. ये जिनको highlight किया हुआ है ना, ये prelims के question बनते हैं, ठीक है. तो unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific Ocean or along the coast of Ecuador or Peru. ठीक है. El Nino क्या है? Basically, it's a warm phase of a larger phenomenon called INSO. INSO means El Nino plus Southern Oscillation. El Nino और Southern Oscillation में क्या डिफरेंस है? El Nino होती है सर पानी पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है unusual warming of surface water, ठीक है. लेकिन जो Southern Oscillation होती है, ये हवा में होती है, ऊपर एयर हवा में होती है, ठीक है. याद रखेंगे, अभी आपको समझाएंगे भी. दूसरी टर्म आती है लानीना. इसके बारे में हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, जस्ट खाली आप टर्म के बारे में समझ लो. लानीना एलिनो की उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है. लानीना इज अ कूल फेज ऑफ इंसो, अनयूजुअल कूलिंग ऑफ रीजन्स सरफेस वाटर. जस्ट रिमेंबर दिस टर्म सरफेस वाटर, ओके. एंड एल, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिनो एंड लानीना आर ओशियन पार्ट ऑफ इंसो, ठीक है, क्योंकि ये ओशन में होते हैं, सरफेस वाटर में होते हैं. बट सदर्न ऑसिलेशन इट डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेरिक चेंज, जो वायुमंडल में जो चेंज आएगा, एटमॉस्फेयर में जो चेंज आएगा, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया, चेंज इन एयर प्रेशर ओवर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, ठीक है. सिंपल है. वॉइस कट आ रही है, आनी नहीं चाहिए, सब सही है यहाँ पे. ऑल ओके ना? ओके ओके, ठीक है. तो एल नीनो बेसिकली क्या है? इट्स एन इररेगुलर साइकिल, ठीक है. रेगुलर नहीं है, ये नहीं है कि हर साल आएगी ना. इररेगुलर साइकिल है, पहली बात. दूसरी, अनप्रेडिक्टेबल. यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि इस बार एल नीनो आएगा नहीं आएगा, यू कैनॉट प्रेडिक्ट. अकर साइमल्टेनियसली विद सदर्न ऑसिलेशन, लेकिन सदर्न ऑसिलेशन के साथ आता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने. दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ इतना, उसके बाद हम डाउट लेते हैं, फिर दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, मैंने आई विल मेक श्योर कि मैं इजी वे में समझा पाऊँ, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है. बनाया हुआ इन्होंने, कॉम्प्लेक्स इतना है नहीं. स्पेनिश वर्ड है, इसका लिटिल मीनिंग है लिटिल बॉय, और पीपल आल्सो कैन से कि इसका दूसरा मीनिंग है क्रिस्ट चाइल्ड. इसको क्रिस्ट चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है. द रीजन बीइंग इज बिकॉज इट ऑफन अराइव्ड अराउंड क्रिसमस, ओके. तो एल नीनो होता क्या बेसिकली? इट्स अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, ठीक है ना. बताया ना यहाँ पे ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, जिसको लड़के को रिलेट किया था हमने शादी के बाद वाले, ठीक है. और अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर और पेरू. El Nino is basically a warm phase of a larger phenomenon called INSO, that is El Nino and Southern Oscillation. दूसरी टर्म आती है कूल फेज ऑफ इंसो, जिसको लानीना बोलते हैं हम लोग. इट्स अ अनयूजुअल कूलिंग ऑफ रीजन्स सरफेस वाटर, ओके. El Nino and La Nina are the ocean part of INSO, and Southern Oscillation it describes the atmospheric changes, यानी वायुमंडल में कुछ चेंज हो रहा है, that is change in air pressure over tropical Pacific Ocean, ठीक है. El Nino is a basically an irregular cycle, unpredictable. You cannot predict El Nino, but it occurs simultaneously with Southern Oscillation. तो और ये डायग्राम आपको मैंने अभी समझाया था कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है. ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर मींस वार्म, और साउथ अमेरिका के इधर हाई प्रेशर होता है, यानी कूल. फिशेस थ्राइव करती हैं. फिशेस वाला कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा अपवेलिंग का. इसको वाकर सर्कुलेशन कहते हैं. वाकर सर्कुलेशन क्या होती है वो भी आपको समझाएंगे. अभी के लिए इतना समझें, एल नीनो ईयर में इसका उल्टा हो जाता है. होता क्या है, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है, वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है. कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन. ये वाला पार्ट कौन सा है? ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन. ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है, ये सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है, और ये वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन. ये है शुद्ध भाषा परिभाषा. तो अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो हम आगे चलें, क्योंकि अगर इतना नहीं समझ आया तो फिर आगे नहीं समझ आएगा. तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. कुछ भी डाउट है, कोई जो टर्म्स हैं कुछ कोई नहीं समझ आई, वो हम अभी बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे. थोड़ा 1-2 दिन का टॉपिक है, लेकिन मजेदार टॉपिक है, इजी टॉपिक है, अगर समझ आ जाए तो. कोई डाउट है?
कुछ भी डाउट है? नो डाउट सर। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। आगे समझ आ गया, समझ आ गया। इतना समझ में आया ना, बहुत इजी है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पूछ लो। चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ी सी जो चीजें मैंने आपको वैसे मुंह जुबानी बताई थी तो उनकी पिक्चर्स भी डाली हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये इक्वेटर की लाइन है, देख सकते हो आप। ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, बीच में पैसिफिक ओशियन है, इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, बीच वाला सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है, इधर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन बता रखी है, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, शादी से पहले यहाँ वार्मनेस रहती है लड़की की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और जब लो प्रेशर होगा तो क्या होगी, यहाँ पे वर्षा होगी, यानी लड़की क्राई करेगी। क्राई, क्राई को हमने रोने को किससे रिलेट किया, रेन से रिलेट किया। ओके, नॉर्मल ईयर में वो कहते हैं ना कि जब बारिश सॉरी एल नीनो आता है तो क्या हो जाता है, एल नीनो आता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और इसी की वजह से हमारे मॉनसून पे इफेक्ट पड़ता है, यानी सूखा पड़ जाता है। अगर लो प्रेशर रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो लो प्रेशर बनेगा तो इंडिया के लिए अच्छा है, मॉनसून बहुत बढ़िया जाएगा, है ना। लेकिन जब क्या कहते हैं एल नीनो आता है तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ जी जी जी, रेड कलर शोइंग वार्म, यहाँ लिखा हुआ है ना वार्म, वार्म पूल लिखा हुआ है, कूल नहीं लिखा हुआ, पूल है, पूल, POOL। सरफेस वाटर गर्म हो रहा है ऊपर का, ओके। नॉर्मल ईयर में जैसे लड़की मैंने आपको बताया शादी से पहले लो प्रेशर क्राई होती है, और इधर हाई प्रेशर है, यहाँ बढ़िया फिशेज विशेज थ्राइव कर रही है। हाँ, ये भी होगी शुद्ध भाषा परिभाषा। इसको हम दोबारा एक बार इसको मैंने एक जिस्ट फॉर्म में लिखा था तो एक बार दोबारा आपको समझ आ जाएगा। होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, जो कि अभी आपको पिक्चर में दिखाया मैंने, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है नॉर्मल कंडीशन में, जिसको कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वेडोर भी बोलते हैं। यहाँ पे कोल्ड ओशियन वाटर होता है, क्योंकि क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होता है, विच इज गुड फॉर फिशिंग। फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपको मच्छी वच्छी पकड़नी है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, जो सा ये वाला ऑस्ट्रेलिया के इधर वाला, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। ये क्या हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जो कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही है इंडोनेशिया। ये क्या होता है, वार्म, वार्म ओशियन वाटर, यानी कि प्लेंटी ऑफ रेन्स, जिसको हमने रोने से रिलेट किया था, ओके। लेकिन एलिनो में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, यानी कि ये जो कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वेडोर है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये उल्टा हो जाएगा, वार्मनेस इधर आ जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगा इधर। ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर, वार्म ओशियन वाटर, फिशिंग इंडस्ट्री टेक्स अ हिट, मैंने आपको बताया फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचेगा। और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, जो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, वहां पे कोल्ड ओशियन वाटर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो देर माइट बी चांसेस ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ने के, जो कि हमारे मॉनसून को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। दैट्स वाई वो कहते हैं ना, एल नीनो जब आता है तो सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं आती प्रॉपर, ओके। तो ये समझ में आया अभी आपको, बिल्कुल निचोड़ भाषा में बताया। अब आपको कराएंगे एक्सप्लेन वर्जन, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे कराते हैं आपको एक्सप्लेन वर्जन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन वर्जन। नॉर्मल ईयर में होता क्या, नॉर्मल ईयर में क्या होता है सर, ईस्टर्ली नाम की एक हवा आती है, जिसको हम ट्रेड विंड भी बोलते हैं। ईस्टर्ली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, याद रखें, ईस्ट डायरेक्शन से बहती है, इसलिए इसको ईस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है। ईस्टर्ली ट्रेड विंड कैरीज वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड एंड ब्रिंग कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स, यानी थंडर स्टॉर्म्स टू द इंडोनेशिया एंड कोस्टल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे और इंडोनेशिया के पास ये बारिश वारिश करती है। क्योंकि नॉर्मल ईयर में मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल ईयर का आपने वो लड़की वाला याद रखना है, यानी शादी से पहले लड़की, गर्ल,
इज इक्वल टू लो प्रेशर इज इक्वल टू वार्म, और वार्म इज इक्वल टू क्राई। लो प्रेशर इज इक्वल टू क्राई, और क्राई को किससे रिलेट किया हमने? बारिश से। उसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो वो कारण बता रहा है कि कारण क्या है मतलब ऐसा होता क्यों है, लो प्रेशर होता क्यों है? लो प्रेशर इसलिए होता है सर, जो ईस्टर्ली विंड होती है इट कैरीज वार्म सरफेस वाटर। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये होता क्यों है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की कंडीशन क्यों बनती है, आप ध्यान रखेंगे ईस्टर्ली नाम की जो हवा है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं, इट कैरीज द वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड। वेस्टवर्ड यानी किसके वेस्टवर्ड? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे और इंडोनेशिया के पास इट ब्रिंग्स कन्वेक्टिव स्ट्रीम्स। लेकिन अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, लेकिन पेरू जो कि साउथ अमेरिका में है, उसकी कोस्ट पर, उसके तट पर, इट ब्रिंग्स कोल्ड बॉटम, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर वेल्स अप टू द सरफेस, ठीक है, टू रिप्लेस वार्म वाटर दैट इज पुल्ड टू द वेस्ट। ठीक है, वार्म वाटर तो उधर चला जाता है, कहाँ? लड़की की तरफ, और जो कूल कूल वाटर होता है वो किसी तरफ आता है? लड़के की तरफ। यानी लड़का कौन है यहाँ पे? पेरू और इक्वेडोर। पेरू और इक्वेडोर नाम के दो लड़के हैं, याद रखना। अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू इट ब्रिंग्स कोल्ड बॉटम, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर विथ वेल्स अप टू द सरफेस टू रिप्लेस वार्म वाटर दैट इज पुल्ड टू द वेस्ट। ठीक है, ड्यू टू वार्म ट्रेड विंड द सी सरफेस इज वार्मर इन इंडोनेशिया देन इन इक्वेडोर। वार्मर वाला वो याद रखना है आपने, लो प्रेशर की कंडीशन है। तो वार्म ट्रेड विंड की वजह से वो कहता है जो सी सरफेस है, जो समुद्र की ऊपर की सतह है, वो ज्यादा गर्म होगी इंडोनेशिया में एज कंपेयर टू इक्वेडोर, इक्वेडोर के कंपैरेटिवली। द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्मर वाटर, वेस्टवर्ड मूव कर रहा है ना, इधर बताया मैंने आपको, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, इधर वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्मर वाटर causes cooler water to rises up towards surface on the coast of Ecuador, Peru and Chile, and this process is known as upwelling। अब आपको अपवेलिंग शुद्ध भाषा में समझाता हूँ, फिर दोबारा इस वाली लाइन के ऊपर आएंगे हम। अपवेलिंग क्या होती है सर? सर आपकी मम्मी दूध देती है, आपको चाय देती है, आपने कभी नोट किया कि बहुत ज्यादा गर्म होती है तो हम उसको कैसे पीते हैं? फूक मारते हैं और वो ऊपर ऊपर की ठंडी हो जाती है। कभी ध्यान दिया? ध्यान क्या करते ही होगे यार, घर में चाय वाय पीते होगे, है ना? फूक मारते हो तो नीचे का जो ठंडा होता है वो आ जाता है और फिर दोबारा गर्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि एक फूक मारी तो पूरी चाय ठंडी होगी, ऐसा तो नहीं हुआ। फूक मारेगा तो पर्टिकुलर ड्रॉप वो ऊपर ऊपर का ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और उसको आप पी लोगे, ऐसे ही होता है ना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपवेलिंग, यानी कि गर्म नीचे रह गया और नीचे से ऊपर क्या आ गया? ठंडा आ गया। ठीक है, शुद्ध भाषा में। अब आपको इंग्लिश वर्जन समझाते हैं, महंगे वाली लाइन। तो होता क्या? द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्मर वाटर causes कूलर वाटर टू राइज अप। चाय में फूक मारी, ठंडी वाली ऊपर आ गई, गर्म वाली नीचे रहेगी। द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्मर वाटर causes cooler water to rise up towards the surface on the coast of Ecuador, Peru and Chile, and this process is known as upwelling। क्लियर है सर अपवेलिंग? अपवेलिंग के बारे में और भी बताऊंगा। इतनी बात समझ आई? चाय कॉफी वाली बात समझ आई? सिंपल है, आप फूक मारोगे वो ठंडी ऊपर आ जाएगी, गर्म नीचे रह जाएगी, फिर दोबारा आपको फूक मारनी पड़ेगी। इस तरह फूक मारते रहोगे और चाय आपकी ठंडी होती रहेगी। ठीक है, अब होता क्या? अपवेलिंग से होता क्या सर? अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अपवेलिंग अब दोबारा से और एक्सप्लेन किया हुआ है। अपवेलिंग इज अ प्रोसेस इन विच करंट्स ब्रिंग डीप कोल्ड वाटर टू द सरफेस ऑफ द ओशन। जो नीचे ठंडा है उसको ऊपर लेके आना, समझे? और लेके कौन आएंगे? करंट्स लेके आएंगे। करंट्स पढ़े हैं आपने? ओशियन करंट्स, वार्म करंट, कोल्ड करंट पढ़े होंगे आपने। अपवेलिंग इज अ प्रोसेस, ध्यान से समझना, अपवेलिंग इज अ प्रोसेस इन विच करंट्स ब्रिंग डीप कोल्ड वाटर टू द सरफेस ऑफ द ओशियन। नाउ द थिंग इज, अपवेलिंग होती किस वजह से है? आप जो अपवेलिंग करते हो वो तो आपकी फूक से होती है, लेकिन जो समुद्र में अपवेलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? जाहिर सी बात है, भगवान की फूक से होगी। और भगवान की फूक क्या है? गॉड की फूक क्या है? विंड्स, हवा। सिंपल सी बात है यार। अपवेलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ विंड्स एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। धरती में रोटेशन होती है, कोरियोलिस फोर्स होती है। कोरियोलिस फोर्स पता है आपको? अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कोरियोलिस इफेक्ट।
डिफ्लेक्ट कर देता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पढ़ा होगा आपने शायद, है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अपवेलिंग इज द रिजल्ट ऑफ विंड्स, तो आपसे पूछ सकता है पेपर में, प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि अपवेलिंग किसकी वजह से होती है। अपवेलिंग दो चीजों की वजह से होते हैं, विंड्स की वजह से, हवा की वजह से, और दूसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ, या धरती की रोटेशन होती है। दिस इज नोन एज कोरियोलिस इफेक्ट एंड इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवेलिंग इन द कोस्टल रीजन। ठीक है, होता क्या है अब अपवेलिंग से, होता क्या, अभी हमने समझा कि अपवेलिंग है क्या। अपवेलिंग है क्या सर, करंट्स जो होते हैं, जो ओशियन करंट्स होते हैं, ये सर जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर ले आते हैं, इट ब्रिंग्स डीप कोल्ड वाटर टू द सर्फेस ऑफ ओशन। और अपवेलिंग होता किसकी वजह से, दो चीजों की वजह से, हवा की वजह से, भगवान की फूंक, और दूसरी रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसको कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल है अपवेलिंग के लिए, ठीक है, जो कि कोस्टल रीजन्स में होती है, याद रखें। अब होता क्या है सर, अपवेलिंग का फायदा क्या होता है, अपवेलिंग का फायदा ये होता है सर, वाटर दैट राइजेस टू द सरफेस, वो जो ठंडा पानी जो ऊपर आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ अपवेलिंग, इज टिपिकली कोल्डर, वो ठंडा होता है, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। ध्यान देंगे, अपवेलिंग की वजह से, अपवेलिंग हुई कहाँ पे है, बेसिकली हाई प्रेशर एरिया में। वो हाई प्रेशर वाला एरिया कहाँ है, वो कहाँ है, नॉर्मल ईयर में कहाँ पे होता है अपवेलिंग वाला, हाई प्रेशर वाला एरिया, अभी बताया मैंने यार, बताओ, साउथ अमेरिका, वेरी गुड, है ना, साउथ अमेरिका, टू बी वेरी प्रिसाइज, इक्वेडोर, पेरू और चिली के पास। ओके, इक्वेडोर, पेरू और चिली के पास वाटर दैट राइजेस टू द सरफेस, ध्यान से समझो, हाँ बॉय, पेरू एंड इक्वेडोर, वेरी गुड। वाटर दैट राइजेस टू द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ अपवेलिंग इज टिपिकली अ कोल्डर, ठंडा हो गया लड़का शादी से पहले, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो अपवेलिंग की वजह से जो पानी जो ऊपर आया वो ठंडा हुआ और रिच इन न्यूट्रिएंट, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज सरफेस वाटर, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जो सरफेस वाटर है, जो सतह का जल है, उसको फर्टिलाइज करते हैं, मीनिंग दैट दीज सरफेस वाटर हैव हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटीज की, बहुत ही हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है। उससे होता क्या, आप कहोगे सर न्यूट्रिएंट्स आ गया, हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा सर, अपवेलिंग एलिवेट्स द कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन मीन सरफेस वाटर, आपको दिखा देता हूँ, ये समुद्र में जाओगे ना, ये जोन होते हैं, ऊपर वाले को फोटिक जोन या यूफोटिक जोन बोलते हैं, नीचे वाले को डाइसोफोटिक बोलते हैं, और थोड़ी सी और नीचे जाओगे उसको एफोटिक बोलते हैं। ठीक है, मिडनाइट जोन जहां नजर नहीं आएगी, फोटिक, फोटिक मींस फोटो, फोटिक केम फ्रॉम द वर्ड फोटो, मींस लाइट, यहाँ सूरज की रोशनी आ सकती है, ठीक है, और ये एफोटिक है, यहाँ नहीं आएगी, तभी यहाँ लिखा हुआ मिडनाइट जोन। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यहाँ सूरज की रोशनी जा सकती है, यूफोटिक। ओके, वेरी सिंपल। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या लिखा हुआ, वो कहता है अपवेलिंग की वजह से, जैसा कि ठंडा पानी ऊपर आ जाता है जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, इट केम टू द यूफोटिक जोन, दैट इज अपर लेयर ऑफ द ओशियन, एंड न्यूट्रिएंट्स इन द कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, नाइट्रेट्स और फोस्फेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड टिनी ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कार्ड फाइटोप्लैंक्टन, यूज देम, उनको यूज करते हैं, किनको, इन केमिकल्स को, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स को, फॉर फोटोसिंथेसिस, अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए, द प्रोसेस दैट क्रिएट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ओके, एंड अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लैम्स ईट द प्लैंक्टन, जो क्लैम्स होते हैं वो प्लैंक्टन खाते हैं, और जो प्रेडेटर होते हैं जैसे कि फिश वगैरह और अदर मैराइन मैमल्स, दे प्रे ऑन क्लैम्स। ठीक है, समझ आया, सूरज से क्या हुई सर, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से किसको खाना मिला सर, किसको खाना मिला, फोटोसिंथेसिस से किस, सूरज से हुई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से किसको खाना मिला, फोटोसिंथेसिस से खाना मिला फाइटोप्लैंक्टन को। ठीक है, पीके को, फाइटोप्लैंक्टन को हम शॉर्ट फॉर्म में पीके लिख लेते हैं। ठीक है, और पीके, पीके को किसने खाया, पीके को किसने खाया, क्लैम ने। ठीक है, ये क्लैम्स ने। ठीक है, और क्लैम्स को किसने खाया, फिश ने, और फिश को किसने खाया, और फिश को किसने खाया, वो दो लड़के कौन है, फिशिंग इंडस्ट्री कहाँ लगी हुई है, पेरू और इक्वेडोर में। ठीक है, पेरू और इक्वेडोर में ही है फिशिंग इंडस्ट्री, तो ध्यान रखेंगे।
और फोटोसिंथेसिस के नीचे ये भी लिख सकते हो आप, फोटोसिंथेसिस की वजह से न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप नाइट्रेट्स और फॉस्फेट। दोबारा से मैं इंग्लिश वर्जन आपको दोबारा पढ़ लेता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म समझ आ गई होगी, दोबारा से पढ़ लेता हूँ। अपवेलिंग एलिवेट्स द कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द यूफोटिक जोन दैट इज अपर लेयर ऑफ द ओशन। न्यूट्रिएंट्स इन द कोल्ड वाटर इंक्लूड्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट, ठीक है। टीनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन सॉरी, यूज देम फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस दैट क्रिएट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। एंड अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लैम्स, दे ईट द प्लैंक्टन, वो प्लैंक्टन खाते हैं। while the predators like fish or marine mammals, they prey on clams, very simple. So upwelling provides a, जैसे कि लिखा हुआ है, it provides food for a wide variety of marine life including most major fisheries. Fishing is one of the primary industries of Peru, Ecuador and Chile. याद रखेंगे तीनों के नाम, पेरू, इक्वेडोर और चिली, ठीक है, तीनों साथ साथ ही हैं, पेरू, इक्वेडोर और चिली, ठीक है। आपसे पूछ सकता है मे बी कौन कौन सी फिशेस पाई जाती हैं, यू कैन से एनकोवी, सेडाइन, मैक्रल, वेरी फेमस फिश, श्रिम्प, टूना इज आल्सो वेरी फेमस, हेक, ओके। तो ये मछलियों की बहुत डिमांड है, एज यू नो फिश इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके। तो ये समझ में आया, अपवेलिंग समझ में आया भाइयों? अभी तक कुछ गड़बड़ी हो, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। मैं बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए। गॉट इट, ओके ओके ओके। यार एक सेकंड रुको, मैं पानी लेके आया, मेरा गला सूख रहा है, एक सेकंड। इसमें कुछ देखो, कुछ डाउट है तो एक सेकंड में आया मैं पानी लेके। इसमें कोई डाउट हो, कोई टर्म ना समझ आई हो? ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं सर। ये मैंने आपको बता दिया, फोटिक जोन जहाँ पे सनलाइट आ जाती है, इसको यूफोटिक जोन बोलते हैं। डाइसोफोटिक उसके नीचे वाला होता है, ये फोटिक सबसे नीचे वाला होता है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया था, अरेंज द फॉलोइंग जोन्स फ्रॉम above to below, so you have to remember photic, then disophotic, and the last one is aphotic. Aphotic तो याद आएगा, सिंपल। aphotic मींस जहाँ लाइट नहीं है, ए लग गया ना आगे फोटिक के आगे, तो लाइट नहीं है, तो वो सबसे नीचे ही होगा, सिंपल सा बात है। ओके, आगे चलते हैं सर। अब बारी आती है सर वाकर सर्कुलेशन। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब बताया था कि नॉर्मल सिचुएशन में जो वाकर सर्कुलेशन होती है, ये देखो नॉर्मल केस में जो वाकर सर्कुलेशन होती है ये होती है, लेकिन एलिनो ईयर में वॉकर सर्कुलेशन जो होती है वो सर क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, याद रखेंगे। तो अभी आपको वॉकर सर्कुलेशन के बारे में बताते हैं। वॉकर सर्कुलेशन है क्या? वॉकर सर्कुलेशन बेसिकली एक एयर सर्कुलेशन है। वॉकर नाम इसलिए दिया गया, वॉकर नाम के साइंटिस्ट ने एयर सर्कुलेशन को बनाया था, मतलब उसके बारे में सॉरी डिस्कवर किया था कि वॉकर एयर सर्कुलेशन होती है, ठीक है, जो कि होती है नॉर्मल ईयर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मल ईयर्स यानी शादी से पहले नॉर्मल ईयर्स। तो वॉकर सर्कुलेशन की वजह से ये जो हवा का चक्र घूमता है ये होता है, जिस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ओके, और ये क्या रहती है, ड्राई रहती है, याद रखें, और ये ह्यूमिड हो जाती है, लो प्रेशर हो जाता है, जैसे कि लिखा हुआ है इंडोनेशिया, यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। एयर आपको पता ही है मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये देख सकते हो सर आप एरो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरह से ये सर्कुलेशन जो हवा का चक्र, जो एयर सर्कुलेशन का जो चक्र है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर वॉकर सर्कुलेशन। अभी आपको
इसका एक्सप्लेन वर्जन पढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वॉकर सर्कुलेशन जैसे मैंने बताया इट अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर। सबसे पहली बात द वॉकर सर्कुलेशन, जिसको हम लोग वॉकर सेल भी बोलते हैं, ओके, इज कॉज्ड बाय, ये होता किसकी वजह से, इट इज कॉज्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दैट इज पीजीएफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से होता है। सबसे पहली चीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ, जो कि किस वजह से आती है, दैट्स रिजल्ट फ्रॉम अ हाई प्रेशर सिस्टम ओवर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। याद है ना, अभी आपको बताया था नॉर्मल ईयर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, लड़का हाई प्रेशर, और कहाँ पे होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और लो प्रेशर कहाँ पे होता है, इंडोनेशिया के ऊपर। ठीक है, एक दूसरी इस टर्म को 2 मिनट बाद पढ़ते हैं, पहले नीचे वाली लाइन पे ध्यान दो। द वॉकर सेल इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू अपवेलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर। वो कहते हैं जो वॉकर सेल है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है किससे, अपवेलिंग से रिलेटेड है। अब वो कैसे है बताते हैं। दिस ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच वाटर कोल्ड सॉरी न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर टू द सरफेस एंड इंक्रीजिंग द फिशिंग स्टॉक। जैसे मैंने आपको बताया हवा, अपवेलिंग में क्या था, हवा मारनी है, फूक मारनी है। ठीक है, तो अपवेलिंग मैंने आपको 2 तरीके से बताई थी, एक हवा की वजह से, विंड्स की वजह से, और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ। तो वो जो हवा आ रही है, वो जो चक्र घूम रहा है, उसको वो किस वजह से हो रहा है, वो वॉकर सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है। उसको उसने क्या नाम दिया, उस हवा को क्या नाम दिया, वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, और वॉकर सर्कुलेशन किसकी वजह से हो रही है कि साउथ अमेरिका के ऊपर हाई प्रेशर है और इंडोनेशिया के ऊपर क्या है, लो प्रेशर है, एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे कि लिखा हुआ है द वॉकर सेल इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द अपवेलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर। दिस ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर टू द सरफेस एंड इंक्रीजिंग द फिशिंग स्टॉक। दोबारा से पढ़ेंगे, वॉकर सर्कुलेशन क्या है, वॉकर सर्कुलेशन किस वजह से होती है, वॉकर सर्कुलेशन इज कॉज्ड बाय द पीजीएफ, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो कि प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पे होगा, फोर्स ये कहाँ पे होगी, जैसे कि लिखा हुआ ना, force that results from a high pressure system over eastern Pacific Ocean and low pressure system over Indonesia। उसके बाद टर्म आती है सर थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है थर्मोक्लाइन, जो कोल्ड वाटर, और ये ऊपर कोल्ड वाटर है और नीचे नीचे कोल्ड वाटर है और ऊपर वार्म वाटर की लेयर है। तो अपवेलिंग की वजह से कोल्ड वाटर, जैसे कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एरो भी बनाया हुआ है, अपवेलिंग की वजह से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आ जाता है। तो ये जो लेयर है बीच में, वार्म वाटर के बीच में और कोल्ड वाटर के बीच में जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। temperature gradient means change, temperature gradient in a lake or other body of water that separates layers at different temperature। वार्म और कूल को क्या कर दिया इसने, सेपरेट कर दिया। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग लेयर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, बड़ा सिंपल सा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉकर सर्कुलेशन, और इसको क्या बोलेंगे, थर्मोक्लाइन। जो दोनों टेम्परेचर, दोनों वाटर बॉडी को, डिफरेंट टेम्परेचर की वाटर बॉडी को क्या कर देगी, सेग्रीगेट कर देगी। कौन करेगी, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन इज अ लेयर, बेसिकली टेम्परेचर चेंज वाली लेयर इन अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग लेयर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है सर, ये वॉकर सर्कुलेशन का एक और डायग्राम बनाया हुआ है, देखो जैसे कि लिखा हुआ है, वॉकर सर्कुलेशन मींस अपर एयर सर्कुलेशन है। ठीक है, ट्रेड विंड्स बताए थे ना, ट्रेड विंड्स कौन सी ट्रेड विंड बहती है इसके ऊपर, कौन सी ट्रेड विंड बहती है, अभी बताया यार 2 मिनट पहले, ईस्टर्ली। ईस्टर्लीज, वेरी गुड। ईस्टर्लीज का नाम क्या है, बिकॉज इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ओके, ईस्टर्ली बोलते हैं। तो ये देख सकते हो सर, अपवेलिंग की वजह से जो नीचे जो डीप ओशन वाटर है, जो कूल है, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वार्म पूल है, दिस वाटर इज हीटेड बाय द सन। उसके बाद आते हैं सर, ये तो हमने पढ़ी नॉर्मल ईयर की कहानी। और एलिनो ईयर में क्या होता है, शुद्ध भाषा में तो हम समझा चुके हैं, ये एक्सप्लेन वर्जन कर रहे हैं। द नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय वीक हाई प्रेशर सिस्टम इन द वेस्टर्न पैसिफिक। याद है ना, बताए थे समुद्र में ये वाला पार्ट जो कि साउथ अमेरिका की तरफ है, ईस्टर्न पैसिफिक है, बीच वाला क्या है, बीच वाला है सर आपका सेंट्रल पैसिफिक, और सबसे इधर वाला क्या है ऑस्ट्रेलिया के, वो है वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है,
तो एल नीनो के टाइम पे क्या होता है, लड़की में ताकत ज्यादा होती है, तो वो कहते हैं द नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अ वीक हाई प्रेशर सिस्टम इन द वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि ये है, यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, ठीक है। एंड दिस चेंज इन प्रेशर पैटर्न कॉज द ट्रेड विंड्स टू बी रिड्यूस्ड एंड इट इज नोन एज वीक वॉकर सेल। कहते हैं जो चेंज हुआ है, जो बदलाव हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, इट कॉजेज द ट्रेड विंड्स टू बी वीक, जो ट्रेड सॉरी इस मतलब जो हवा में बदलाव हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, जो वॉकर सेल होगा, जो ट्रेड विंड्स का जो वॉकर सेल बनाया था, जो सा अभी दिखाया था आपको, ये भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एंड दिस रिडक्शन अलो द इक्वेटोरियल काउंटर करंट दैट इज करंट अलोंग द डोलड्रम्स, बताया था आपको, इक्वेटर के पास जो हवाएं बहती है उसको डोलड्रम्स बोलते हैं। दिस रिडक्शन अलोंग द अलोज द इक्वेटोरियल काउंटर करंट दैट इज करंट अलोंग द डोलड्रम्स, आपको डायग्राम में दिखा देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो वीक ट्रेड विंड्स इधर की तरफ बह रही है और ये स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये रहा पेरू, ये रहा आपका इक्वेडोर। यहाँ क्या है सर, वार्म वाटर आ गया एलिनो के टाइम पे, तो वो क्या कह रहा है, this reduction allows the equatorial counter current that is current along the doldrums to accumulate warm ocean water along the coastline of पेरू एंड इक्वेडोर, ठीक है। इस इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये सारा जो गर्म पानी है वो किधर ले आएगा, इक्वेडोर पेरू की तरफ ले आएगा, ओके। This reduction allows the equatorial counter current that is current along the doldrums to accumulate warm ocean water along the coastline of Peru and Ecuador. This accumulation of warm water caused the thermocline to drop in. अभी वो जो लेयर आ रही थी ना थर्मोक्लाइन की, जो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर को सेपरेट कर रही थी, it causes the thermocline to drop in the eastern part of Pacific Ocean, which cuts the upwelling of cold deep ocean water along the coast of Peru. तो ये अपवेलिंग को खत्म कर देगी, विच कट्स ऑफ द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर डीप ओशन वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, क्योंकि नॉर्मल ईयर में क्या होता है, अपवेलिंग होती है, ठीक है, लेकिन एलिनो ईयर में क्या होगा, एलिनो सॉरी अपवेलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब जब एलिनो आता है, इट स्टॉप द कोल्ड डीप ओशन वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू पेरू ओके। और एलिनो ईयर में और क्या होता है, एलिनो ब्रिंग्स द ड्रॉट टू द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया वाला, सूखा पड़ जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। एलिनो ब्रिंग्स ड्रॉट टू द वेस्टर्न पैसिफिक एंड रेन्स टू द इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। और जो इक्वेटोरियल कोस्ट है, ये अपना साउथ अमेरिका वाली, यहाँ पे क्या आ जाएगी, बारिश आ जाएगी। बारिश को हमने किससे रिलेट किया था, रोने से रिलेट किया था। एंड कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स टू द सेंट्रल पैसिफिक, और जो बीच वाला है वहां पे स्टॉर्म्स वगैरह, आंधी वगैरह भी आने की चांसेस है, ओके। इसमें बताओ सर कोई डाउट हो तो, उसके बाद हम इसके पढ़ते हैं इफेक्ट्स, उसके बाद इंडिया के साथ रिलेट करेंगे। इतना ना समझ आया हो इसमें कुछ, बताइए मैम, बताइए सर, इसमें कुछ ना समझ आए हो। पहले हमने नॉर्मल ईयर पढ़ा जिसमें वॉकर सर्कुलेशन होती है, और एल नीनो ईयर में वॉकर सर्कुलेशन क्या होती है, वॉकर सेल कैसे होती है, वॉकर सर्कुलेशन ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अब वेलिंग के बारे में बताया आपको, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, इसमें कोई डाउट हो। सो तो नहीं गए, एक जैसे सपोज मैंने एक दो बार बताया आपको, एक दो बार जब खुद से पढ़ोगे ना, एक बार खुद से रीड आउट करोगे तो समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। इसमें एक्चुअली 3-4 प्रोसेसेस हैं, जैसे अपवेलिंग है, एलिनो कंसेप्ट है, ट्रेड विंड का कंसेप्ट है, ठीक है, वॉकर सर्कुलेशन है जो एयर सर्कुलेशन है, अपवेलिंग होती किसी वजह से, वॉकर सर्कुलेशन का क्या सीन है, ट्रेड विंड्स क्या क्या सीन है, एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अपवेलिंग किसको किसकी वजह से होती है, विंड्स की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। विंड्स कौन सी होती हैं, वो वॉकर सेल वाली होती हैं। वो होती कौन सी है, ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स होती हैं बेसिकली। सिंपल सा 2-4 कंसेप्ट है, आपको पहले 2-4 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर वो पूरे को अमेलगमेट करके, यानी उसको इकट्ठा करके एक बार आप रीड आउट करोगे तो पूरा प्रोसेस आसानी से समझ आएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट है सर आपका
वाटर सर्कुलेशन होगी। उसके बाद आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो। एल नीनो के क्या दुष्प्रभाव है सर? एल नीनो के क्या दुष्प्रभाव है? वार्मर वाटर्स, जो गर्म पानी आ जाता है आपका, वार्मर कब आएगा? एल नीनो के टाइम पे आएगा, क्योंकि एल नीनो के टाइम पे क्या है, इक्वेडोर पेरू पे क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, जल्दी बोलो, लो प्रेशर। तो ध्यान रखें, the warmer waters which has devastating effect on marine life। मैंने आपको बताया, क्योंकि हाई प्रेशर रहता, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर मिलता, ठीक है। लेकिन अभी क्या, वार्मर वाटर इट हैज डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिश कैचेस ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वर लोअर देन इन द नॉर्मल ईयर बिकॉज देयर इज नो अपवेलिंग, क्योंकि अपवेलिंग नहीं हो रही ना भैया अब, तो अब जाहिर सी बात है फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा झटका पहुंचेगा, बहुत ज्यादा धक्का पहुंचेगा। अच्छा, सीवियर ड्रॉट्स, बहुत ज्यादा सूखा पड़ने के चांसेस हैं इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, हमारा देश का नाम भी आ गया भैया, एंड सदर्न अफ्रीका, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा। लेकिन बरसातें बरसातें कहाँ पे आएगी, हैवी रेन्स कहाँ पे आएंगी? कैलिफोर्निया, इक्वेडोर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, यानी यहाँ पे, ठीक है। इसमें बताओ सर, इसमें कोई डाउट हो? अभी इसके बाद हमने पढ़ना है कि एल नीनो का इंडियन मॉनसून के ऊपर, इंडियन मॉनसून के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये पहले समझ आना चाहिए, तभी आपको वो दूसरा समझ में आएगा। इसको समझो, ये समझ लिया तो उसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, फिर भी कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो यू कैन आस्क। बताइए सर। बताइए सर, बताइए। अरे बोलिए बच्चा लोग, सोच में पड़ गए यार तुम लोग तो। बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको इजी बनाया गया। जी मेरे भाई बहनों, कोई डाउट हो तो बताइए, so that we can move, so that we can proceed further। सोच रहे हो क्या डाउट? आई थिंक गरिमा गरिमा ने पूछा था एल नीनो टॉपिक। किसने पूछा था? गरिमा ने पूछा था, किसने पूछा था, या संजय ने पूछा था? अच्छा आपने पूछा था, अच्छा आपने पूछा था, तो मैम आपका क्लियर हुआ? अच्छा जोबनप्रीत ने भी पूछा था, तो हुआ सर आपका क्लियर हो गया? अभी समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार दोबारा, ये रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, दोबारा से एक बार वीडियो देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। और जब आप लिखोगे ना, जब इसको सेम टू सेम, इसको जो का तो कॉपी करना, आपको लिखना है, जो का तो लिखोगे तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट है, एल नीनो का क्या रिलेशन है मॉनसून के साथ, उसको हमने अच्छी तरह पढ़ना है। वो बस शुरुआत वाली वो कहानी याद रखना, वो जो आपको बताई थी, लड़का लड़की वाली, बिफोर मैरिज लड़की लो प्रेशर, यहाँ पे अभी लड़की क्या है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाला पार्ट है, तो लड़का क्या है, इक्वेडोर पेरू वाला पार्ट है। तो ये याद रखना, लो प्रेशर मींस क्राई, रोना धोना। लड़का कूल, हाई प्रेशर जोर, बिकॉज ही इज फिश। तो नॉर्मल ईयर में फिशिंग इंडस्ट्री थ्राइव करती है, लेकिन आफ्टर मैरिज एल नीनो, लड़की हाई प्रेशर कूल रहती है लड़की, और लड़का लो प्रेशर वार्म, ही विल क्राई, ठीक है। तो यहाँ बरसात आएगी कहाँ पे, इक्वेडोर पेरू वाले एरिया में, और फिशेस खत्म हो जाएंगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंडियन मॉनसून के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है।
इसमें कोई फिर भी अगर डाउट हो, कई बच्चे होते हैं ना शर्म आती है उनको पूछने में कुछ, ठीक है, तो शर्म मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाउट हो, यू कैन पिंग मी पर्सनली, आई विल टेल यू सून एज पॉसिबल। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, आई रिक्वेस्ट अगेन कि वो टेस्ट दे दें, ठीक है, क्योंकि टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेंगी अपनी गलतियां, और गलतियां पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप इस भ्रम में जीते रहोगे कि अरे यार मेरे से बड़ा समझदार होशियार कोई नहीं है। लेकिन टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, यहाँ मेरी गलतियां और मेरे को ये मेरे ग्रे एरियाज हैं, ठीक है, और आपको वो ग्रे एरियाज वाइट करने हैं। कैसे होंगे? जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आते रहेंगे धीरे धीरे कि यहाँ ये गलतियां हैं, इस एरिया में मेरा ये एरिया वीक है, यहाँ ये चीज मेरे को समझ ही नहीं आई। लेकिन आप, और अच्छा ये भी कई बच्चे ऐसा होते हैं कि तुक्का मारते हैं, तो प्लीज प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट कि तुक्का मारने का कोई फायदा नहीं है। तुक्का मार तो दोगे आप, लेकिन उसका क्या फायदा? एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में भी तुक्के मारोगे क्या? तुक्का कई बार चल जाता है लेकिन हर बार नहीं चलता। तो प्लीज मेक श्योर कि तुक्के ना मारें, समझ के करें। मोरल सुएजन क्या होती है? सर 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 सर, आपको मैंने स्लाइड्स भेजी थी, उसमें समझ नहीं आया आपको? उसमें समझ आया? जिसको नहीं समझ आया मोरल सुएजन, मैं वीडियो भेजूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। कुछ भी टॉपिक नहीं समझ आया तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होगा तो आप देख सकते हो। पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर देना, उसमें कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो टेस्ट से रिलेटेड, कुछ ना समझ आ रहा हो, यू कैन पिंग मी। एक क्वेश्चन का आंसर बता दोगे सर आप? टेस्ट वाला क्वेश्चन टाइम मॉर्निंग का ही होगा सर। जिसने नहीं दिया वो दे सकता है यार टेस्ट, अभी शाम को दे सकता है, जब मर्जी दे सकता है, तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जिसने नहीं दिया वो दे सकता है। मैम जो भी मुस्कान, जो भी क्वेश्चन पूछना है आपने, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उस पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ओके। कुछ भी टॉपिक इस टॉपिक से हटके है। टेस्ट वाला जब होगा तो हम सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे जब हमारा पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। टेस्ट मैं सुबह अपलोड कर दूंगा उसमें, ठीक है। देना आपको आपकी मर्जी है, सुबह दो, दोपहर को दो, शाम को दो, बट प्लीज मेक श्योर कि दे दो, ठीक है। ये मत करना कि नहीं दो। तो आई थिंक ये एल नीनो वाला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। जो इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इंडियन मॉनसून के साथ क्या रिलेशन है, इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।